Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is the Mughal Empire. And what we are going to read in this chapter about who were the Mughals, about Babur, Humayun and the Sur Empire, about the case study of Akbar and Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb, later Mughals and relations of the Mughals with others. Okay. Now the first question is, who were the Mughals? Mughals कौन थे? The Mughals belonged to a branch of Turks and their great leader was Genghis Khan, the famous Mongol invader. Genghis Khan आपने नाम सुना ही होगा, जो फेमस मंगोल इन्वेडर था, ठीक है, जिसने हर जगह आक्रमण किया था, जो चाहता था कि पूरी दुनिया जो है मेरे कदमों में हो. ओके, तो मुगल्स कौन थे? मुगल बिलोंग करते थे चंगेज खान से और तुर्क से. दे रूल्ड सेंट्रल एशिया एंड तुर्किस्तान. नियरली द 150 years of Mughal rule from Akbar to Aurangzeb gave northern India an organized administrative system. The Mughal sovereign was supreme and wielded great powers. कितने टाइम तक इंडिया में इन्होंने रूल किया है? अराउंड 150 ईयर्स, यानी 150 साल तक. और 150 साल में जो मुगल ने रूल किया उसने पूरे नॉर्दर्न इंडिया का जो लुक था वो चेंज कर दिया और एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की शुरुआत की. द मुगल्स एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय बाबर. कहाँ से शुरुआत हुई मुगल्स की? किसने एस्टैब्लिश किया इंडिया में इनका एम्पायर? बाबर ने. ही वॉज कनेक्टेड विद तिमूर द ruler of Iran, Iraq and Turkey on father side and Genghis Khan ruler of the Mongol tribes on her mother side. किसने शुरू किया था ये? बाबर ने, ठीक है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ था? फादर साइड से वो रिलेटेड था तिमूर से. आपने सुना ही होगा तिमूर जो ग्रेट रूलर है ऑफ ईरान, इराक एंड टर्की. और मदर साइड से किससे था? चंगेज खान से कनेक्टेड था. ओके, नाउ इन फैक्ट द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी एसोसिएटेड विद मंगोल्स हु वर टेरिबल पीपल एंड द मंगोल्स हैड ऑफन रेडेड आवर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर. और हमेशा इंडिया पर वो नॉर्थ और वेस्टर्न फ्रंटियर पर इन्वेड करते थे. दे हैड बीन किलिंग मैनी पीपल. द मुगल्स पॉइंटेड विद प्राइड टू देयर Timurid ancestors because Timur had seized Delhi in 1398. अब मुगल जो थे उनका मंगोल से इतना कनेक्शन नहीं था, यानी मदर साइड चंगेज खान से इतना कनेक्शन नहीं था, लेकिन वो प्राइड फील करते थे तिमुरिड होने पर. ओके, क्योंकि तिमूर ने एक टाइम पर क्या किया था? पूरी दिल्ली को सीज कर दिया था इन 1398. Babur, a Timurid prince of the 4th generation, established the Mughal dynasty. और जो ये मुगल डायनेस्टी है इंडिया में, ये किसने शुरू की थी? बाबर ने. ओके, जो कि 4th जनरेशन था तिमूर जनरेशन का. Now Ibrahim Lodi was the ruler of Delhi from 1517 to 1526. One of his governors, Daulat Khan Lodi, invited Babur, the ruler of Kabul, to India and overthrew Ibrahim. Ibrahim Lodi उस टाइम पर रूलर होता था दिल्ली का, जिसने रूल किया है 1517 से 1526 तक. ठीक है, उसका एक गवर्नर था जिसका नाम था दौलत खान लोधी. तो इब्राहिम लोधी और दौलत खान लोधी के बीच में कुछ लड़ाई हो जाती है, फाइटिंग हो जाती है. तो उस इन बिटवीन दौलत खान लोधी जो है बाबर को इनवाइट करता है इंडिया में आने के लिए, ताकि इब्राहिम लोधी यानी लोधी डायनेस्टी को वो ख़त्म कर दे, इब्राहिम लोधी को हटाए और अपना जो है एक तरीके से जो दौलत खान लोधी था वो रूलर बन जाए. ठीक है, लेकिन होता उल्टा है. इब्राहिम लोधी के बाद मुगल डायनेस्टी शुरू हो जाती है, बाबर अपना रूल करता है. ओके, तो अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बाबर के बारे में 1526 से 1530 तक. ओके, now Babur, or we can say Jahir-ud-Din Muhammad, was the first Mughal ruler in India. Okay, now what is the question? Who was the first Mughal ruler in India? That was Babur. Or what was the real name? That is Jahir-ud-Din Muhammad. Now Mirza Umar Sheikh, his father, died when Babur was only 11 years old. जब बाबर 11 साल का था उसके फादर की डेथ हो जाती है. Babur's enemies deprived him of his जागीर and he had to leave his native place in despair. और उसके जो रिलेटिव थे, अब छोटा बच्चा था वो 11 ईयर का, तो क्या करते हैं उसके रिलेटिव, उसको उसकी जगह से जागीर से हटा देते हैं और इसमें क्या करना पड़ता है, बाबर को अपनी जगह को, नेटिव प्लेस को छोड़ना पड़ता है.
है. Then he came down to Kabul, conquered it and became its ruler in 1504 CE. तो अब कहाँ आता है वो? काबुल में आ जाता है. काबुल में उस टाइम जो रूलर था उसको हराता है और वहाँ का रूलर बन जाता है 1504 में. Now, in order to expand his empire and strengthen his position in Central Asia, he invaded India 5 times. अब अपने आप को strong दिखाने के लिए क्या करता है वो? इंडिया पर invade करता है 5 times. In the fifth battle, known as the First Battle of Panipat, he defeated Ibrahim Lodhi in 1526 CE. Okay? 1526 CE उसमें इब्राहिम लोदी को हरा देता है और यहाँ से मुगल रूल की क्या होती है? बिगनिंग होती है, शुरुआत होती है. इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527 CE, राणा संघा, द रूलर ऑफ चित्तौड़ एंड द ग्रेटेस्ट राजपूत किंग ऑफ दिस टाइम वॉज डिफीटेड विद द बाबर एंड कंप्लीटेड कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया. और इस टाइम पर 1527 में एक बैटल ऑफ खानवा होती है जिसमें राणा संघा के साथ और एक फेमस राजपूत रूलर के साथ, जिसमें बाबर जो है वो जीत जाता है और पूरे नॉर्थ इंडिया उसको कैप्चर कर लेता है, उसका रूलर बन जाता है. बाबर डिड नॉट लिव लॉन्ग टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर, लेकिन बाबर इतना लंबे टाइम नहीं जी पाया कि अपने एम्पायर को, यानी जो उसने जीता है उस पर रूल कर सके. ही डाइड इन 1530 CE and he was succeeded by his eldest son हुमायूं. 1530 में उसकी डेथ हो जाती है और कौन आगे नेक्स्ट रूलर कौन बनता है? उसका बाबर का बेटा हुमायूं. ओके, नाउ डू यू नो बाबर वॉज अ ग्रेट राइटर था बाबर एक. उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है दैट इज तुजुक के बाबरी, इंसाइट इनटू द टाइम्स इन विच ही लिव्ड, उसमें सारा ऑटोबायोग्राफी में पूरा लिखा हुआ है कि वो कैसी लाइफ जीता था उस टाइम पर, कैसे उसने रूल किया, कैसे इन्वेड किया. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज बाबर करेक्टर. बाबर का करेक्टर कैसा था? द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ बाबर एंड द नेचर ऑफ द मैन इज द बाबरनामा. ये एक बुक है दैट इज बाबरनामा. इसमें कंपोज किया हुआ है दैट इज द बाबर बायोग्राफी इन तुर्की. बाबर वॉज अ स्कॉलर, एक बुद्धिमान, अश्योर्ड ऑब्जर्वर एंड अ पोएट विद द सेंसिटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइन आर्ट. जिसको फाइन आर्ट की अंडरस्टैंडिंग थी, एक अच्छा विद्वान था जिसको सारी नॉलेज थी, एक अच्छा ऑब्जर्वर था और एक पोएट भी था. नाउ सेकेंड रूलर के बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज Babur's son Humayun from 1530 to 1540 CE and 1555 to 1556 CE. Babur's son Humayun ascended the throne of Delhi in 1530. कब बनता है ये? After the death of Babur in 1530 CE, he became the ruler of India. Okay. Second Mughal ruler. Humayun tried to enlarge his empire by annexing present-day Gujarat, parts of Rajasthan and Bihar. उसने अपना एम्पायर बढ़ाने की कोशिश की गुजरात, राजस्थान और बिहार को एनेक्स करके. Now, though he was an able commander, he did not possess the sustained spirit and energy of his father. एक अच्छा कमांडर था लेकिन जितना बाबर के अंदर स्पिरिट थी, एनर्जी थी, उतना जोश इसमें नहीं था. Added to that, he had to face strong opposition from his own brothers, the Afghan nobles and बहादुर शाह ऑफ गुजरात. और इसके अलावा, ठीक है, एक तो इतनी एनर्जी नहीं थी, इतना उत्साह नहीं था, स्पिरिट नहीं थी. दूसरा, उस टाइम पर उसको बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फेस करनी पड़ रही थी. किसके साथ? अपने खुद के भाइयों के साथ, द अफगान नोबल्स एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात. Sher Khan was the Afghan governor of present-day Bihar. In 1531 CE, he declared his independence from Humayun. अब हुमायूं से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने के लिए एक बैटल होती है दैट इज बैटल ऑफ चौसा in 1539 CE between Sher Khan and Humayun. In 1540 CE, Sher Khan dealt Humayun a final blow in the battle of Kannauj. उसके बाद इसमें क्या होता है? हुमायूं जीत जाता है, लेकिन 1540 में जो बैटल होती है दैट इज द बैटल ऑफ कन्नौज. उसमें क्या होता है? शेर खान जो है वो डिफीट कर देता है हुमायूं को. हुमायूं फ्लैड टू सिंध, और हुमायूं भाग जाता है सिंध की तरफ, एंड देन टू पर्सिया. देयर ही रिमेन्ड इन एक्साइल फॉर 15 ईयर्स, और 15 साल तक वहीं अपनी जो लाइफ है वहीं स्पेंड करता है. हिज सन अकबर वॉज बोर्न ड्यूरिंग दिस एक्साइल इन सिंध, और इस 15 साल एक्साइल में, ठीक है, जब वो भाग के गया पर्सिया, उसी इन बिटवीन उसका बेटा
बॉर्न होता है, दैट वाज कॉल्ड अकबर। इन 1555 CE हुमायूं मेड अ सेकंड अटेम्प्ट टू रीगेन दिल्ली। He captured Lahore and occupied Delhi and Agra. However, his triumph was short-lived. Humayun died द फॉलोइंग ईयर। उसके बाद क्या होता है, 1555 में हुमायूं जो है एक सेकंड अटेम्प्ट करता है दिल्ली को जीतने के लिए और कैप्चर भी कर लेता है लाहौर, दिल्ली और आगरा को। लेकिन ये जीत जो थी ये बहुत कम थी, क्योंकि आगे जैसे ही उसकी जीत होती है कुछ ही टाइम के बाद, कुछ ही सालों के बाद उसकी डेथ हो जाती है। नाउ डू यू नो, A story goes on to narrate how हुमायूं recovered from an illness। एक स्टोरी है कि कैसे हुमायूं जो है वो बीमार हो जाता है, ठीक है, कैसे वो अपनी इलनेस से रिकवर होता है। हुमायूं had fallen ill. बाबर went around his bed and prayed to Allah that his life may be taken to save his son life। अब क्या होता है, हुमायूं बीमार हो जाता है, बेड पर होता है, बाबर जो उसका फादर था उसके बेड के पास जाता है और अल्लाह से प्रे करता है कि उसकी लाइफ जो है उसके बेटे को लग जाए, कि उसका बेटा ठीक हो जाए। हुमायूं वेरी सून बिगेन टू रिकवर, और इसके साथ ही हुमायूं बहुत जल्दी ठीक होने लग जाता है। और दूसरी तरफ बाबर जो है वो बीमार हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो एक स्टोरी कंपोज की गई है। Next we will discuss about the Sur Empire that lasts from 1540 to 1555 CE. The Sur Empire lasted for only 15 years and the most famous ruler of the dynasty was Sher Shah Suri. Who was Sher Shah Suri? Sher Shah Suri के बारे में हम पढ़ेंगे। Sher Shah Suri was the son of an Afghan Jagirdar of Sasaram in Bihar. He was originally named Farid Khan but was given the title of Sher after he killed a tiger. Okay, वैसे ओरिजिनली क्या नाम था इसका? ओरिजिनली नाम था फरीद खान, लेकिन जब एक शेर को मार देता है उसके बाद टाइटल दिया गया शेर का। Now शेर शाह was a very ambitious man, बहुत ambitious man था। Within a short time he built up a strong army and became powerful in the region of Bihar, Jharkhand and Bengal। बहुत छोटे टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्ड कर लेता है और पूरे रीजन में बहुत पावरफुल वो साबित होता है। बिहार, झारखंड एंड बंगाल ये सारा उसने एनेक्स कर रखा था। He defeated Humayun at Chausa and Kannauj and occupied Delhi। और दो बैटल, दैट इज द बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज, इसमें हुमायूं को हरा देता है और दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लेता है। Thereafter, he annexed territories in the north and expanded his hold over this region। उसके बाद धीरे धीरे अपनी टेरिटरीज जो है, अपनी बाउंड्री बढ़ाने की कोशिश करता है नॉर्थ की तरफ। Unfortunately, he ruled for a very short time। लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद ही बहुत छोटे टाइम तक वो रूल कर पाता है। He died in 1545 and was buried at सासाराम। और इतना शॉर्ट स्पैन था इसका रूलिंग का, और 1545 में इसकी डेथ हो जाती है और सासाराम में इसको बरिड किया गया। नाउ व्हाट वर द अचीवमेंट्स? अभी हमने पढ़ा शेर शाह सूरी जो था एक एम्बिशियस रूलर था, तो क्या अचीवमेंट थी? शेर शाह वॉज अ गुड जनरल एंड एन even better ruler. He reorganized the civil and military administration and introduced numerous reforms in land revenue administration। बहुत administration system में और military administration में, civil administration में बहुत सारे इसने changes किए, land revenue administration में काफ़ी changes किए। He encouraged trade by introducing a new currency, reducing custom duties and building an excellent network of roads। अच्छे रोड बनवाए हैं, ठीक है, शेरशाह सूरी ने। आपने सुना भी होगा शेरशाह मार्ग भी है एक जो उसके नाम पर बनाया गया है। ट्रेड को काफ़ी एनकरेज करा, न्यू करेंसी लॉन्च की, ठीक है। नाउ मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह वर कंटिन्यूड बाय अकबर। अब शेर शाह ने जो इंट्रोड्यूस किया था वो आगे जो है वो ट्रेडिशन कौन फॉलो करता है? उसका बेटा अकबर, जो इनको कंटिन्यू रखता है। Sher Shah was succeeded by Islam Shah. He could not build upon the work of his predecessors and Humayun defeated Islam Shah in 1555 and ended the Sur Empire। अब शेर शाह को किसने सक्सीड किया था? इस्लाम शाह ने। लेकिन 1555 में हुमायूं जो है इस्लाम शाह को डिफीट कर देता है और इस तरीके से सूर एम्पायर जो है वो खत्म हो जाता है। नाउ हियर इज अ केस स्टडी अबाउट द ग्रेट किंग अकबर। When Humayun died, Akbar was only 13 years old। जब हुमायूं की डेथ होती है यानी अकबर के फादर, तो अकबर जो है वो 13 साल का था। अकबर along with
Bairam Khan was following Sikandar Sur in Punjab. Bairam Khan learnt about Humayun's death at Kalanur near Gurdaspur. He got a raised platform of bricks erected at the site, seated Akbar on it, and performed his coronation ceremony, proclaiming him the Mughal Emperor of India. और इस तरीके से जो अकबर था उसका क्या होता है, प्रोक्लेमिंग होता है कि नेक्स्ट मुगल रूलर हुमायूं के बाद कौन बनेगा, दैट वाज अकबर. Now expansion and consolidates. Akbar's first victory was over the general of the Afghan forces Hemu in the second battle of Panipat in 1556. अकबर की जो फर्स्ट उसने बैटल लड़ी थी that was the second battle of Panipat in 1556. And with this victory, Akbar reoccupied Delhi and Agra, which Humayun had earlier lost to शेर शाह. अब जो शेर शाह के साथ जो लड़ाई हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसमें क्या हुआ था, हुमायूं हार गया था, ठीक है. तो अकबर ने दूसरी बैटल जो होती है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, उसमें फिर से ऑक्यूपाई कर लिया दिल्ली और आगरा को. फाइन. Now the victory over Hemu gave Akbar a great dealt of confidence. इससे अकबर में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है. He ended the regency of Bairam Khan and took over the government. बैराम खान जो उसका एक जनरल था, अब उसकी जो रेजेंसी थी वो एक तरीके से ख़त्म कर देता है और पूरी गवर्नमेंट को अपने अंडर ले लेता है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को अकबर अपने अंडर ले लेता है. He decided to extend Mughal control over Gwalior, Ajmer and Janpur were conquered, and in 1561 he annexed Malwa. ऐसे धीरे धीरे एक्सटेंड करता रहता है अपनी टेरिटरीज को. एंड अकबर ऑफर्ड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड द राजपूत. यहाँ पर एक मेन चीज क्या है, अकबर ने राजपूत के साथ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया, क्योंकि उस टाइम राजपूत रूलर होते थे दिल्ली में. तो अकबर की क्या सोच थी, अगर वो राजपूत रूलर के साथ दोस्ती रखेगा तो उसका जो रूल है वो अच्छे से चल पाएगा. ही मैरिड इनटू राजपूत फैमिलीज, गेव हाई पोस्ट टू राजपूत chiefs in the administration and respected their political independence. राजपूत फैमिली में उसने शादी की और जो राजपूत थे उनको हाई पोस्ट दी अपनी आर्मी में, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, और इस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस गेन किया. मैनी ऑफ हिज ट्रस्टेड ऑफिशियल सच एज राजा मान सिंह वर राजपूत. जैसे उसके काफ़ी ट्रस्टेड ऑफिशियल जो थे, जैसे कि राजा मान सिंह के बारे में आपने सुना होगा, दैट वर ऑल्सो राजपूत्स. बट ही कंटिन्यूड हिज बैटल्स अगेंस्ट दो राजपूत रूलर हु अपोज्ड हिम. लेकिन जो राजपूत रूलर उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते थे, इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, उनके साथ उसकी बैटल भी कंटिन्यू रहती है. सो राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ वॉज डिफीटेड बाय अकबर एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576. और इसी का रिजल्ट है कि जो जैसे कि राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ जिसने जो अकबर की दोस्ती मंजूर नहीं की थी, इंडिपेंडेंट रूलर था, तो अकबर उसको हरा देता है इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576. अकबर वॉन्टेड टू कंट्रोल द होल ऑफ इंडिया. अकबर क्या चाहता था, पूरे इंडिया को कंट्रोल करना चाहता था. ही कॉन्क्यूर्ड गुजरात एंड बंगाल एंड द रीजन ऑफ ओडिशा एंड लार्ज पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया वर ऑल्सो कॉन्क्यूर्ड. इन द नॉर्थ वेस्ट कश्मीर, सिंध, काबुल एंड कंधार वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द एम्पायर. फाइनली इन द डेक्कन, Bijapur, Khandesh and some parts of the kingdom of Ahmednagar were brought under Mughal rule. Akbar was now the ruler of a large part of India. और इस तरीके से ये सारा जो एरिया था, सारा रीजन जो था, धीरे धीरे अकबर ने कंट्रोल कर लिया था. तो हम देखेंगे यहाँ पर कि लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे वो इंडिया पूरे इंडिया को कंट्रोल करना चाहता था, तो मेजर पार्ट ऑफ इंडिया अकबर के कंट्रोल में था. नाउ व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन? Generally, the Mughal administration was based on both the Indian and Persian system. जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी अकबर के टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो दो चीज़ों पर बेस्ड थी. कुछ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग था और कुछ पर्सियन सिस्टम के अकॉर्डिंग. द टू मेन फीचर्स वर, फर्स्ट the absolute authority of the emperor and second is the strength of the army. दो चीज़ें उस टाइम मेन फीचर थे. फर्स्ट क्या, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यानी पूरी आर्मी का, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन
नेशन का एक ही रूलर होगा, ठीक है, एक ही कमांडर होगा, दैट वाज द किंग, दैट वाज द एम्परर। और सेकंड क्या था, द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी, आर्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। The administration was assisted by a number of officials directly appointed by the emperor। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो प्रॉपरली चलाया जाता था क्योंकि ऑफिशियल्स को डायरेक्टली कौन अपॉइंट करता था, एम्परर अपॉइंट करता था। The two most important ministers were the वजीर and the मीर बख्शी। दो important ministers थे उस टाइम पर, उस टाइम की एडमिनिस्ट्रेशन में, that was the वजीर and the मीर बख्शी। राजा टोडरमल वॉज द फेमस वजीर ऑफ अकबर, सुना होगा आपने टोडरमल, जो कि एक फेमस वजीर था अकबर का। एंड सदरे सिदूर वर द चीफ एडवाइजर ऑफ द एम्परर इन रिलीजियस मैटर, जो रिलीजियस मैटर में एडवाइस करता था। ही वॉज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ डिस्पर्समेंट ऑफ इम्पीरियल एड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एज वेल एज फॉर एडुकेशनल एंड चैरिटेबल पर्पस, जो भी चैरिटी देनी होती थी या फिर एडुकेशन सिस्टम के लिए कोई चैरिटी देनी होती थी या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को डिस्पर्समेंट करनी होती थी, कोई पेमेंट करनी होती थी, तो वो भी यही देखते थे। नाउ ही वॉज ऑल्सो रैंक्ड सेकेंड आफ्टर द एम्परर एज द चीफ जज, एम्परर के बाद सेकेंड पोजीशन इन्हीं की थी। फाइन। नाउ मीर बख्शी वॉज द पे मास्टर, मीर बख्शी कौन होते थे, मीर बख्शी होते थे पे मास्टर जनरल। ओके, ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर द मिलिट्री अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स ऑफ द आर्मी, उनका भी क्या काम होता था, पूरे मिलिट्री अफेयर को देखना, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को लुक आफ्टर करना। द काजी वॉज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट, और उसके अलावा कौन था, काजी, काजी कौन था, जुडिशियल डिपार्टमेंट में का इंचार्ज होता था। Now the administration of Akbar was divided into two parts, that is central and provincial। जो एडमिनिस्ट्रेशन था अकबर का वो दो पार्ट में डिवाइड था, सेंट्रल जो पूरे रूल को, जहाँ पर भी उसकी पूरी टेरिटरी है उसको लुक आफ्टर करना, और प्रोविंशियल यानी प्रोविंस, छोटी छोटी जो स्टेट है उसको उसने प्रोविंस माना था, उसको लुक आफ्टर करना। द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 15 सूबाज, ठीक है, देखो अब पूरा एम्पायर जो था वो 15 प्रोविंसेस, जिसको सूबाज कहते थे लोकल लैंग्वेज में, 15 पार्ट में डिवाइडेड था। ईच प्रोविंस वॉज अंडर द चार्ज ऑफ अ सूबेदार गवर्नर, और हर एक प्रोविंस, हर एक सूबा जो था वो किसके अंडर था, सूबेदार के अंडर था, ठीक है, जिसको जनरल भी कहते थे, गवर्नर कहते थे। हु हैड फुल सिविल एंड मिलिट्री पावर, जिसके पास पूरी सिविल और मिलिट्री पावर होती थी। द दीवान वॉज इन चार्ज ऑफ कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कौन था उस टाइम पर, दीवान। Fine, the Diwan was in charge of collection of land revenue. A Suba was further subdivided into Sarkars, each Sarkar into Parganas, and each Pargana had a number of villages। अब सूबा, ठीक है, अब पूरा सिस्टम जो देखो, पूरा जितनी भी टेरिटरी थी उसको 15 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 15 प्रोविंसेस में। अब एक सूबा जो है उसको आगे डिवाइड किया सरकार्स में, और सरकार को आगे डिवाइड किया परगनास में। ओके, अब हर एक परगना में क्या होते थे, विलेजेस होते थे। नाउ ईच परगना वॉज अंडर द इंचार्ज ऑफ अ फौजदार, अब हर एक परगना वो किसके अंडर होता था, फौजदार के अंडर होता था, जो किसको असिस्ट करता था, सूबेदार को असिस्ट करता था। अ विलेज वॉज अंडर द इंचार्ज ऑफ मुकद्दम, और गांव जो था वो किसके इंचार्ज में था, मुकद्दम। एंड a patwari and a chokidar। The administration in the province was on the lines of the central government, और इस तरीके से ये क्या हो गया, प्रोविंशियल, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को कौन देखता था, एम्परर देखता था, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, द मनसबदारी सिस्टम, द इम्पोर्टेंट वन। मनसबदारी सिस्टम क्या था, मनसबदारी सिस्टम वॉज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मनसब वॉज अ रैंक गिवन टू एवरी ऑफिसर, अ नोबल हु वॉज कॉल्ड अ मनसबदार। मनसब क्या है, एक रैंक है जो ऑफिस यानी नोबल ऑफिसर को दी गई है, जिसको क्या कहते हैं, मनसबदार, ठीक है, जो मनसब है वो मनसबदार है। His rank varied from 10 to 5,000 and later on it increased to 7,000. The rank was valued in terms of the numbers of soldiers that the mansabdar was expected to maintain, कि कौन कितनी बड़ी आर्मी को maintain कर सकता है। Now this numerical value was called Zat, और न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कहते थे, जाट,
जाट यानी कि कितने लोगों, कितनों की आर्मी है, किसको कौन मनसबदार जो है मेंटेन कर रहा है। यानी एक मनसब, उसमें क्या होते थे, जाट होते थे, उनका जो लीडर होता था दैट इज मनसबदार। द हायर द जाट द मोर रिस्पेक्टेड द नोबल और मनसबदार वॉज एंड द हायर वॉज हिज सैलरी। जिसके पास जितने ज़्यादा आर्मी या जितने ज़्यादा जाट्स होते थे वो उतना ही हाईली एक्सपेक्टेड होता था, ठीक है, उसको उतना ही हाई रैंक माना जाता था और उसकी उतनी ही ज़्यादा सैलरी होती थी। ड्यूरिंग अकबर रीजन देयर वर 29 मनसबदार विद द रैंक ऑफ 5000 जाट। और अकबर के टाइम पर टोटल कितने मनसबदार थे, 29 मनसबदार थे जिनके पास 5000 जाट थे। नाउ The मनसबदार्स provided troops to the king at the time of war। अब मनसबदार का काम क्या होता था, मनसबदार का काम होता था जब भी कोई वॉर होती थी, कोई बैटल होती थी, जब राजा को रिक्वायरमेंट होती थी किसकी, आर्मी की, तो मनसबदार उसको आर्मी प्रोवाइड करते थे। प्रायर टू दिस दे बोट देयर कैवलरीमैन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड दीज मनसबदार वर गिवन पे इंस्टेड ऑफ ग्रांटिंग जागीर्स अकॉर्डिंग टू द ग्रेड एंड they were expected to maintain the troops out of his pay। अब क्या करना होता था, अब उनको पहले राजा के पास, एम्परर के पास इन चीज़ों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता था कि हमारे पास इतने घुड़सवार हैं, हमारे पास इतने हॉर्सेज हैं, हमारे पास इतनी ट्रूप्स हैं, इतनी बड़ी आर्मी है। अब उसके बदले मनसबदार को क्या मिलता था, सैलरी मिलती थी, पे मिलती थी, जागीर नहीं मिलती थी, यानी कोई ज़मीन ग्रांट नहीं होती थी, उन्हें इसके बदले पैसा मिलता था, ठीक है। और इस पैसे से क्या करना होता था, उन्हें अपनी ट्रूप, अपनी आर्मी जो है वो मेंटेन करनी होती थी। इफ some mansabdars were given jagirs, it was ensured that the revenue from jagirs were not more than their salary। अगर किसी मनसबदार को सैलरी के बदले जागीर दी जाती थी तो राजा का काम होता था ये इंश्योर करना कि जो लैंड रेवेन्यू वो लगा रहे हैं ज़मीन पर वो सैलरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन औरंगजेब टाइम सच मनसबदार्स और जागीरदार्स एक्सट्रैक्टेड एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल। लेकिन औरंगजेब के टाइम पर जो ये मनसबदार थे, जागीरदार थे, वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू लगा रखा था उन्होंने किसानों के ऊपर, इसीलिए उस टाइम पर जो पीजेंट्स थे उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ा था। इन द बिगनिंग द मनसबदार चीटेड द किंग एज दे डिड नॉट कीप द फिक्स नंबर ऑफ सोल्जर्स। पहले क्या करते थे, स्टार्टिंग में मनसबदार जो थे वो राजा को चीट करते थे क्योंकि वो बता देते थे कि हमारे पास 5000 सोल्जर हैं, लेकिन उनके पास इतने फिक्स नंबर ऑफ सोल्जर नहीं होते थे। बट द प्रॉब्लम वॉज ओवरकम बाय ट्रांसफरिंग दैम फ्रिक्वेंटली एंड कीपिंग स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑन देम। लेकिन ये प्रॉब्लम शुरू में ही थी, उसके बाद राजा क्या करता है, किंग करता है, क्विकली उनको ट्रांसफर करता रहता था कि अब ये मनसबदार काम करेगा, अब ये मनसबदार आर्मी भेजेगा, और उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट सुपरविजन भी होती थी। Also to eliminate fraud, the system of branding of horses was introduced। दूसरा, फ्रॉड को ख़त्म करने के लिए, यानी मनसबदार जो है वो चीट ना करे, इसके लिए ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस भी शुरू हो गया था। द मनसब और रैंक वॉज हेल्ड बाय द मनसबदार ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, इट वॉज नॉट हेरिडेटरी। यानी जो मनसबदार होता था वही पूरा अपना मनसबदार का काम संभालता था, ये हेरिडेटरी नहीं था, यानी मनसबदार का बेटा जो है वो आगे मनसबदार बन जाएगा, ऐसा नहीं होता था। जो मनसबदार था वो जब तक अपनी लाइफ, जब तक वो जीता था तब तक वो अपना काम कर सकता था। नाउ नेक्स्ट इज जब्त एंड जमींदार, दैट इज द अग्रेरियन सिस्टम। अभी हमने पढ़ा मनसबदारी सिस्टम, ठीक है, मनसबदारी सिस्टम आपको समझ आया। अब हम रीड कर रहे हैं अग्रेरियन सिस्टम। ड्यूरिंग अकबर रीजन द मेन सोर्स ऑफ इनकम वॉज थ्रू पीजेंट्री, यानी फार्मिंग से मेन इनकम होती थी अकबर के टाइम पर। The Mughals had given the term Jamindars to those who had the responsibility to collect taxes from the village headmen, chieftains and rural elites. The Jamindars would exploit the peasants and try to extract as much revenue as they can। अब जमींदार कौन होते थे? मुगल के टाइम पर जमींदार उनको कहा जाता था जिनके पास बहुत बड़ी ज़मीन होती थी, ठीक है। उन्होंने गांव पर क्या लगा रखे थे, चीफ जो होते थे उन पर क्या लगा रखे थे, टैक्सेस लगा रखे थे, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और ये जमींदार जो थे ये बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जिससे जो पीजेंट्स थे वो बहुत सफ़र करते थे। टोडरमल, अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर, कैरिड आउट अ सर्वे ऑफ क्रॉपील्ड प्राइस ऑफ अ पीरियड ऑफ 10 years। टोडरमल जो भी
जो कौन था, अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर था, उसने एक सर्वे कराया, ठीक है, 10 साल का। उसमें पूरा कितना क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है, कितना उस टाइम पर प्राइस था, कितना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया गया, वो पूरा सर्वे कराया। रेवेन्यू सर्कल वॉज डिवाइडेड इन ईच प्रोविंस विद डिफरिंग रेवेन्यू रेट्स फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। अब डिफरेंट क्रॉप के अकॉर्डिंग कि किसका प्राइस कितना है, उसी अकॉर्डिंग रेवेन्यू जो है वो फिक्स किया गया। दिस वॉज नोन एज जब्त, और इसको क्या कहते थे उस टाइम पर, जब्त, यानी रेवेन्यू को फिक्स करना अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप। ओके, नाउ दिस मेथड वाज विटनेस्ड इन ऑल मुगल पीरियड्स टू कीप अ केयरफुल अकाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड टैक्स। हाउएवर दिस वाज नॉट पॉसिबल इन गुजरात एंड बंगाल। गुजरात एंड बंगाल को छोड़ के इंडिया में हर जगह जहाँ भी मुगल रूल था, यहाँ पर ये सिस्टम कंटिन्यू रहता है रेवेन्यू और टैक्स को मेंटेन करने का। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज मेजर्स द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट ग्रेटली इंक्रीज्ड एंड द cultivators became better off and the country became prosperous। और इससे क्या हुआ, लैंड रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ, ठीक है, और कल्टीवेटर भी खुश थे, और कंट्री जो है उस टाइम पर प्रोस्पेरस हुई, यानी अच्छे से फली फूली, बहुत पैसा आ गया था, वेल्थ आ गया था। The abundance of food also made the life of the common man better and happier than before। लोगों की लाइफ, जो कॉमन मैन थे उनकी लाइफ अच्छी हो गई थी क्योंकि उन्हें खाने के लिए अच्छे से मिल रहा था। एंड the system was an admirable one। और उस टाइम सब लोग खुश थे, तो इस सिस्टम को लोगों ने, अग्रेरियन सिस्टम को बहुत पसंद किया। द प्रिंसिपल्स वर साउंड एंड द प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन टू ऑफिशियल्स वर ऑल दैट कुड बी डिजायर्ड एंड दिस रेवेन्यू सिस्टम ऑफ टोडरमल was also followed by Akbar's successor and many of its characteristics were later on adopted by even the English। तो टोडरमल ने जो ये पॉलिसी बनाई, अग्रेरियन सिस्टम जो बनाया, ठीक है, इसमें अकबर के बाद जो भी रूलर आए उन सब ने इसको फॉलो किया। इवन जब इंग्लिश आए थे, ब्रिटिशर आए थे, उन्होंने भी काफ़ी इस अग्रेरियन सिस्टम से काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी रूल्स को फॉलो किया। नेक्स्ट इज रिलीजियस व्यूज ऑफ अकबर। धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में अकबर की क्या सोच थी। अकबर बिल्ट द इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी। अकबर ने एक फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनाया। हेयर अकबर हेल्ड रिलीजियस डिस्कशन विद द प्रीचर्स और डिफरेंट रिलीजन्स। यहाँ पर क्या करता था, अकबर दूसरे विद्वानों के साथ रिलीजन्स के बारे में डिस्कशन करता था। अकबर रियलाइज दैट देयर इज बेसिक यूनिटी अमंग ऑल रिलीजन्स। इट वॉज दिस आइडिया ऑफ सुले कुल, दैट इज यूनिवर्सल पीस, which made him tolerant and abolish the hated jizya tax which was realized from Hindus। And in 1580 the emperor started a new faith called Deen-e-Ilahi, that is divine religion। उस टाइम पर यूनिवर्सल पीस, that is सूले कुल, इसका आइडिया शुरू किया था क्योंकि जजिया टैक्स एक लगाया जाता था जो भी हिंदू पीपल होते थे, यानी नॉन मुस्लिम पीपल पर एक टैक्स लगाया गया था। दे हैव टू पे अ टैक्स, जिसका नाम दिया है जजिया टैक्स। तो अकबर ने उस टैक्स को ख़त्म किया, ठीक है, और एक नया रिलीजन शुरू किया, दैट इज़ दीन ए इलाही, यानी डिवाइन रिलीजन, यानी सबका भगवान एक है, सारे धर्म जो है वो इक्वल है। इट कंटेन द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन सच एज ऑनेस्टी, ट्रूथ, जस्टिस एंड पीस। इसमें दीन ए इलाही जो रिलीजन था, इसमें सारे प्रिंसिपल, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, किसी भी रिलीजन की जो बेस्ट चीज़ें थी उनको उठाया गया था, जैसे कि ऑनेस्टी एंड ट्रूथ, जस्टिस, पीस, इस पर बेस था। अनफॉर्चुनेटली नॉट मैनी पीपल वर अट्रैक्टेड टू द न्यू फेथ। लेकिन इसका ज़्यादा प्रीच नहीं कर पाया अकबर, तो ज़्यादा फॉलोवर ना होने के कारण जो ये रिलीजन था ये उनके साथ ही ख़त्म हो गया। नाउ नेक्स्ट है जहांगीर। जहांगीर अकबर की डेथ के बाद इन 1605 he had his son named नूरुद्दीन सलीम एज हिज हेयर अपरेंट। उसके बाद नेक्स्ट किंग बनता है एंड सलीम वॉज 36 years old when he ascended the throne। कितने साल का था वो? 36 साल का था जब वो राजा बनता है। He took the title of जहांगीर, और सलीम को क्या टाइटल मिलता है? जहांगीर का टाइटल मिलता है। And the new ruler
of Mewar, Rana Amar Singh, like his father Rana Pratap, had not submitted to the Mughals. और जैसे राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ थे, उसका बेटा राणा अमर सिंह, जैसे उसके फादर ने भी इनके साथ, मुगल के साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं थी, तो वो भी क्या करता है, वो अपने आप को नहीं उनके साथ मिलाता और जहांगीर क्या करता है, एक कैंपेन उसके अगेंस्ट लॉन्च करता है. द राणा वॉज डिफीटेड इन 1614 CE, बट बिकॉज राणा हैड प्रोवाइडेड refusal to Jahangir when he had revolted against his father Akbar, he was given liberal terms. Thereafter he remained loyal to the Mughal emperor. और उसके बाद क्या हुआ, दैट इज द राणा वॉज डिफीटेड इन 1614. राणा हार गया, ठीक है, क्योंकि वो मुगल्स की जो कंडीशन थी, टर्म एंड कंडीशन, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था. तो जहांगीर क्या करता है, उसके ऊपर युद्ध करता है, बैटल कैंपेन एक लॉन्च करता है, शुरू करता है, जिसमें राणा हार जाता है. बट बिकॉज राणा हैड प्रोवाइडेड रिफ्यूजी टू जहांगीर, लेकिन एक टाइम पर राणा ने जहांगीर को रहने के लिए जगह दी थी. व्हेन ही हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर अकबर, जब जहांगीर अपने फादर के खिलाफ ही लड़ाई कर रहा था, सो वो उसको छोड़ देता है. और फिर क्या रहते हैं, जो राणा था वो उसके लिए, मुगल एम्परर के लिए लॉयल रहता है. नाउ ओनली 5 months आफ्टर द जहांगीर असेंडेड द थ्रोन, हिज सन खुर्रम रिवोल्टेड. अब 5 महीने ही होते हैं जहांगीर को राजा बने हुए, उसका बेटा जो था दैट इज खुर्रम, वो उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करता है. ही वॉज डिफीटेड एंड इम्प्रिजन्ड, लेकिन हार जाता है और जेल में डाल दिया गया. मैनी ऑफ हिज फॉलोअर्स वर पुट टू डेथ, और उसके बहुत सारे फॉलोअर थे जिनको मार दिया गया. द सिख गुरु अर्जुन देव who gave blessing to the rebellious prince was fined heavily. और सिख गुरु दैट इज अर्जुन देव, जिसने उसके बेटे को ब्लेसिंग्स दी थी, उसको भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फाइन लगा देते हैं. द गुरु रिफ्यूज टू पे द फाइन, गुरु जो थे अर्जुन देव वो मना कर देते हैं फाइन देने के लिए. ही वॉज अरेस्टेड एंड टॉर्चर टू डेथ, और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और मार दिया जाता है. जहांगीर रोट हिज ओन बायोग्राफी नोन एज तुजक्की जहांगीरी, और जहांगीर ने भी अपनी बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है तुजुक्के जहांगीरी, जिसमें उन्होंने अपने रूल, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है. नेक्स्ट इज नूरजहां. जहांगीर की मैरिज होती है नूरजहां के साथ इन 1611. शी वॉज द विडो ऑफ अ पर्सियन नोबलमैन हु हैड अर्लियर बीन पुट टू डेथ फॉर ट्रीजन. उसका पर्सियन नोबलमैन की वो वाइफ होती है, विडो होती है, जहांगीर उससे शादी कर लेता है. जहांगीर लव्ड हर. नूरजहां वॉज एन एम्बिशियस लेडी. जहांगीर उससे काफ़ी प्यार करता था, ठीक है. नूरजहां एक एम्बिशियस लेडी थी. ग्रेजुअली शी टुक कंट्रोल ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इन हर हैंड्स. हर फादर एंड ब्रदर बिकेम प्रोमिनेंट नोबल्स एट द कोर्ट. अब क्या होता है, अब नूरजहां जैसे कहती थी, एम्बिशियस लेडी थी, तो पूरा एक तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो नूरजहां के कंट्रोल में था, ठीक है. जहांगीर सिर्फ एक पपेट था, जो भी रूल चलता था वो किसका चलता था, नूरजहां का चलता था. नूरजहां का जो भाई था और जो फादर था वो एक अच्छे नोबल की पोस्ट में थे उसके कोर्ट में. जहांगीर यूज टू टेक हर एडवाइस ऑन ऑल इम्पोर्टेंट मैटर. जो भी इम्पोर्टेंट मैटर होते थे जहांगीर उससे एडवाइस लेता था. एंड शी वॉन्टेड हर सन इन लॉ प्रिंस शारवीर टू सक्सीड जहांगीर. जहांगीर डाइड इन 1627 एंड Shahjahan, the governor of Deccan at that time, marched to the capital Agra and became the emperor in 1628. और उस टाइम पर जहांगीर की जब डेथ होती है, शाहजहां जो कि डेक्कन का गवर्नर था, वो कैपिटल सिटी आगरा की तरफ मार्च करता है और वहाँ पूरे उसको ऑक्यूपाई कर लेता है और 1628 में एम्परर बन जाता है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज शाहजहां. आफ्टर जहांगीर डेथ, खुर्रम सक्सीड टू द मुगल थ्रोन एज शाहजहां. अभी हमने पढ़ा जहांगीर की जब डेथ होती है उसके बाद शाहजहां यानी उसका जो बेटा है खुर्रम, वो मुगल एम्परर बन जाता है इन 1628 सी. इन 1628 सी राणा जोहर सिंह ऑफ बुंदेलखंड रिवोल्टेड बट ही वॉज डिफीटेड. 1628 में जब शाहजहां एम्परर बनता है तो उस टाइम पर राजा जोहर सिंह ऑफ बुंदेलखंड वो क्या करते हैं, उसके खिलाफ
रिवोल्ट करते हैं लेकिन हार जाता है। ही रिवोल्टेड अगेन इन 1635 एंड वॉज किल्ड। फिर से 1635 में फिर से रिवोल्ट करता है और मारा जाता है। देयर वर 3 मेजर स्टेट्स ऑफ द डेक्कन, दैट इज अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। दीज स्टेट्स क्रिएटेड trouble for the Mughal Empire of and Prince Aurangzeb was made the सूबेदार वाइसराय ऑफ द डेक्कन। उस टाइम पर ये जो 3 स्टेट थी ये मुगल एम्पायर में काफ़ी दखल कर रही थी, कभी उनमें मिल जाती थी, कभी उनसे हट जाती थी। उसके बाद प्रिंस औरंगजेब दैट वाज मेड द सूबेदार दैट इज वाइसराय ऑफ डेक्कन। क्या करते हैं, प्रिंस औरंगजेब को डेक्कन का यानी साउथ साइड का वाइसराय बना देते हैं। Now Shahjahan also had trouble with the Portuguese because they still practice piracy। अब शाहजहां की जो पुर्तगीज थे उनके साथ भी नहीं बनती थी, क्योंकि स्टिल वो क्या कर रहे थे, पायरेसी कर रहे थे, ठीक है, नाउ डिप्लोमेसी कर रहे थे। द मुगल आर्मीज एक्टेड अगेंस्ट दैम एंड क्लियर्ड दैम आउट ऑफ हुगली। अब क्या करते हैं, मुगल आर्मी जो है उनकी बनती नहीं थी शाहजहां की, तो मुगल आर्मी उनके ऊपर आक्रमण करती है और उनको हुगली से हटा देती है, ठीक है। जो भी वो वहाँ पर पोर्ट से जो भी ट्रेड करते थे, वहाँ पायरेसी करते थे, तो उनको हटाने के लिए मुगल आर्मी वहाँ पर आक्रमण करती है और उनको वहाँ से क्लियर कर देती है पुर्तगीज को। ओके, now many foreign travelers including the French like Bernier and Trenvier and an Italian Mancure visited his kingdom। और इस टाइम पर बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर विजिट करते हैं मुगल किंगडम को। They have left a vivid account of his reign, और उन्होंने काफ़ी कुछ मुगल एम्पायर के बारे में लिखा। Shahjahan region is however best remembered for his many buildings and fine architectural activities। शाहजहां का जो रूलिंग पीरियड था वो काफ़ी चीज़ों के लिए याद किया जाता है, जैसे कि उन्होंने बहुत सारी अच्छी बिल्डिंग्स बनवाई, बहुत सारे फाइन आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ के लिए उनको याद किया जाता है। नेक्स्ट है औरंगजेब। Shahjahan fell critically ill in 1657. A war of succession began among the 4 brothers Aurangzeb, Dara Shikoh, मुराद एंड शोजा। अब शाहजहां बीमार हो जाता है, ठीक है। अब कौन नेक्स्ट मुगल एम्परर बनेगा, तो उसके 4 बेटे थे, चारों भाइयों में आपस में लड़ाई हो जाती है। औरंगजेब अमर्स्ड विक्टोरियस, और इन चारों में से औरंगजेब जीत जाता है। He imprisoned his father Shahjahan and declared himself Emperor of India in 1652। अपने फादर शाहजहां को जो बीमार थे उनको जेल में डाल देता है और खुद को राजा डिक्लेयर कर देता है, एम्परर ऑफ इंडिया, दैट इज इन 1652। द ऑप्रेसिव रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब लेड टू सम सीरियस रिवोल्ट्स इन द कंट्री। लेकिन औरंगजेब की बहुत सारी ऐसी रिलीजियस पॉलिसी थी, क्योंकि धर्म को टॉलरेट नहीं करता था, ठीक है, हिंदू के खिलाफ काफ़ी स्टेप्स उसने उठाए थे, तो काफ़ी उसके रीजन में, काफ़ी उसके रूलिंग पीरियड में काफ़ी रिवोल्ट होते हैं कंट्री में। कौन कौन से रिवोल्ट्स होते हैं? द जाट्स lived around Delhi, they had settled around Mathura and Agra as well। अब जाट पीपल जो थे, जो जाट से बिलोंग करते थे, वो दिल्ली में रहते थे, दिल्ली के आसपास जैसे मथुरा, आगरा। एंड द जाट्स ऑफ मथुरा रिवोल्टेड इन 1666 CE एंड गोकुल वॉज देयर लीडर। और उस टाइम मथुरा के जो जाट हैं वो सब रिवोल्ट करते हैं मुगल के अगेंस्ट, जिसमें गोकुल जो है उस टाइम उनका लीडर होता था। The rebellion was quite strong in nature, बहुत strong rebellion थी ये, and but ultimately it was suppressed by the Mughal might। लेकिन मुगल पावर ने, मुगल आर्मी इसको क्या कर देती है, इस रिवोल्ट को सुप्रेस कर देती है, यानी वहीं ख़त्म कर देती है। The Satnamis were a sect of Hindu that is sadhus who lived in नारनौल एंड मेवाड़। उस टाइम पर एक सतनामी, जो एक साधुओं का ग्रुप होता था, नारनौल और मेवाड़ में रहते थे। The persecution of these sadhus forced them to rise in rebellion, but their revolt was crushed। वो भी रिवोल्ट में हिस्सा लेते हैं, पर उनकी रिवोल्ट भी क्रश कर दी जाती है। Now चंपत राय was a बुंदेला लीडर। चंपत राय बुंदेला का लीडर होता है। अंडर हिज लीडरशिप द बुंदेला इन बुंदेलखंड ऑल्सो रोज इन रिवोल्ट ऑन अकाउंट ऑफ द ऑप्रेसिव अग्रेरियन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। वो भी बुंदेलाज जो थे वो भी औरंगजेब के खिलाफ, उसकी जो अग्रेरियन पॉलिसी थी, ठीक है, उसके खिलाफ क्या करते हैं,
रिवोल्ट करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग औरंगजेब वो सक्सेसफुल इन क्रशिंग दीज रिवोल्ट, लेकिन ये सारी रिवोल्ट जो थी औरंगजेब की उस टाइम पर स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, वो सारे रिवोल्ट को क्रश कर देता है। नाउ राजपूत पॉलिसी, औरंगजेब राजपूत पॉलिसी वॉज कम्प्लीटली रिवर्स ऑफ हिज फादर शाहजहां पॉलिसी। अब शाहजहां की पॉलिसी क्या थी कि राजपूत रूलर के साथ मित्रता फ्रेंडशिप की जाए और अच्छे से रूल किया जाए, लेकिन औरंगजेब की राजपूत पॉलिसी बिल्कुल अपोजिट थी। After the death of Raja Jaswant Singh, he annexed Marwar, and during Aurangzeb rule, Marathas also succeed in establishing their own kingdom under their leadership of Shivaji। और उस टाइम पर औरंगजेब के रूल के टाइम पर मराठा भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, यानी शिवाजी मराठा किंगडम इस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल होते हैं। नाउ रिलेशन विद द सिख, सिख के साथ कैसे रिलेशन थे? ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिख्स एंड द मुगल्स वॉज ट्रिगर्ड बिकॉज ही हैड सेंटेंस देयर गुरु टू डेथ। क्योंकि अभी आपने पढ़ा था अर्जुन देव को डेथ यानी मारा गया था, किल किया गया था इम्प्रिजन करके, तो सिख जो थे वो मुगल के खिलाफ थे उस टाइम पर। एंड एज अ रिजल्ट द सिख्स बिकेम अनॉयड एंड देयर सिक्स्थ गुरु, गुरु हरगोबिंद, स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग टू हिज फॉलोअर्स इन द मार्शल आर्ट। और जो सिक्स्थ गुरु थे, सिख गुरु, ठीक है, गुरु हरगोबिंद, वो क्या करते हैं, जो भी उनके फॉलोवर थे उनको ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, मार्शल आर्ट की सिखाना शुरू करते हैं। औरंगजेब अरेस्टेड द 9th गुरु, दैट इज गुरु तेग बहादुर एंड हिज 5 फॉलोअर्स एंड ब्रोट देम टू दिल्ली। इस बिटवीन औरंगजेब जो है वो सिख के जो 9th गुरु थे, दैट इज गुरु तेग बहादुर और उसके 5 फॉलोअर को अरेस्ट करके दिल्ली ले जाते हैं। ही वॉज आस्क्ड टू एम्ब्रेस इस्लाम, और उनको फोर्स किया जाता है इस्लाम कबूल करने के लिए। व्हेन गुरु तेग बहादुर रिफ्यूज टू डू सो, he was beheaded in 1675 in चांदनी चौक। और जब गुरु तेग बहादुर मना कर देते हैं इस्लाम अपनाने से, तो उनका गर्दन जो है उनकी काट दी जाती है चांदनी चौक पर इन 1675, जिनकी शहीदी की याद में जो आपका गुरुद्वारा शीशगंज जो है वो उनकी याद में, उनकी शहीदी की याद में ही बनाया गया है। कॉन्सिक्वेंटली द 10th गुरु, गुरु गोबिंद सिंह, डिटरमाइंड टू फाइट अगेंस्ट द क्रूली ऑफ औरंगजेब। और उसके बाद 10th गुरु जो थे गुरु गोबिंद सिंह जी, वो फाइट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि अब हमें मुगल के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ लड़ना ही है। ही ट्रांसफॉर्म्ड हिज सिख ब्रदर्स इनटू द खालसा, दैट इज मिलिट्री ब्रदरहुड, इन 1699 CE। अब गुरु गोबिंद सिंह जो उनका भाईचारा था, सिख पीपल जो थे उनके साथ एक ग्रुप बनाते हैं जिसको नाम दिया गया खालसा। अब खालसा ग्रुप क्या था, एक टाइप से सिख मिलिट्री थी, ओके। They were continuously disturbing औरंगजेब एंड हिज सक्सेसर। अब वो क्या कर रहे थे, कॉन्टिन्यूसली औरंगजेब और उसके बाद जो भी नेक्स्ट मुगल रूलर आए उनके साथ कंटिन्यूसली उनके साथ फाइट करते रहते थे, उनको डिस्टर्ब करते रहते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 CE, सिक्स बिकेम मोर पावरफुल एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली emerged एज अ बिग पॉलिटिकल पावर। और उसके बाद जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है तो जो सिख पीपल हैं, सिख जो हैं वो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आते हैं और बिग पॉलिटिकल पावर के रूप में इंडिया में एस्टैब्लिश होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज औरंगजेब इन डेक्कन। Aurangzeb spent 26 years of his life and reign in the Deccan, which he could neither control the and nor ignore। औरंगजेब ने 26 साल जो है अपने लाइफ के वो डेक्कन रीजन में स्पेंड किए, ना ही उस टाइम पर उसका कंट्रोल था, ठीक है, ना ही उस टाइम को इग्नोर किया जा सकता है। दिस ब्रोट हिम इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद द राइजिंग पावर ऑफ द मराठा। अब डेक्कन में इतना टाइम रहने के कारण डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन किसके साथ होता है, उसका राइजिंग पावर्स ऑफ मराठास, क्योंकि शिवाजी की लीडरशिप में उस टाइम में मराठा किंगडम था डेक्कन में। First under Shahaji and later under his son Shivaji, the Marathas grew in number and strength. Aurangzeb repeatedly tried to put an end to them, but in vain। अब 26 साल तक औरंगजेब डेक्कन में रहता है, मराठास को सुप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उसकी सारी जो प्रैक्टिस थी, जितना भी उसने ट्राई किया, वो सारा वेस्ट जाता है। औरंगजेब won the kingdoms of बीजापुर in 1681 CE and Golconda in 1687 CE। However, the victories came at a steep cost। औरंगजेब suffered heavy loss of soldiers and money। हालांकि औरंगजेब को 2 जीत मिली थी, that is the
किंगडम ऑफ बीजापुर एंड द किंगडम ऑफ गोलकोंडा। लेकिन इस जीत के बदले उसे बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा था, बहुत सारे सोल्जर्स उसके मारे गए थे और बहुत सारा पैसा जो था, वेल्थ जो जी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। नाउ नेक्स्ट इज लेटर मुगल्स। लेटर मुगल यानी औरंगजेब के बाद नेक्स्ट रूलर जो आए वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो उनको नाम दिया गया है कलेक्टिवली लेटर मुगल्स। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब देयर वाज अ वॉर ऑफ सक्सेशन कि नेक्स्ट जो एम्परर कौन बनेगा। प्रिंस मुजर्रम अंडर द टाइटल ऑफ बहादुर शाह बिकेम द रूलर, और उसके बाद नेक्स्ट किंग कौन बनता है, दैट इज प्रिंस मुजम, उसका बेटा जिसको टाइटल दिया गया था बहादुर शाह का, ठीक है। ही बिकेम द रूलर। ही वॉज फॉलोड बाय जहांदार शाह एंड फर्रुखशियार एंड मोहम्मद शाह। दे वर वीक मुगल रूलर, और उस टाइम पर मुगल रूलर कौन थे, बहादुर शाह जफर के बाद, उसके बाद जहांदार शाह, फारुखशियार एंड मोहम्मद शाह, पर वो क्या थे, सारे वीक रूलर थे। इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद शाह नादिर शाह द एम्परर ऑफ पर्सिया एंड द अफगानिस्तान इन्वेडेड द कंट्री इन 1739। और उसी टाइम जिस टाइम पर जो मोहम्मद शाह था वो रूलर था, नादिर शाह जो कि पर्सिया का एम्परर था, अफगानिस्तान एंड पर्सिया का, पूरे इंडिया को इन्वेड किया था। He ordered a general massacre and plundered the city of Delhi, leaving it totally ruined। और पूरी दिल्ली सिटी पर प्लंडर किया था, पूरी दिल्ली को लूट लिया था और पूरी दिल्ली को डिस्ट्रॉय कर दिया था। He took away rich treasures including the famous peacock throne of शाहजहां and कोहिनूर डायमंड। और वो क्या ले गया था, हमारा फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां एंड कोहिनूर डायमंड, वो कहाँ ले गया था, अफगानिस्तान में। The rule of subsequent Mughal rule, that is Ahmad Shah, Alamgir II, Shah Alam II and Akbar II was in name only। उसके बाद जो भी next मुगल किंग आए वो सिर्फ नाम के ही किंग थे। The dynasty came to an end in 1857 CE with the last Mughal emperor बहादुर शाह जफर the poet king। और लास्ट मुगल रूलर जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, जो कि एक poet king यानी एक अच्छा poet भी था, उसके साथ ही मुगल डायनेस्टी जो थी 1857 में खत्म हो जाती है। Taking advantage of the situation, another Afghan general, Ahmad Shah Abdali, invaded the country several times। अब वीक रूलर थे उस टाइम पर, इसका फ़ायदा उठाता है अहमद शाह अब्दाली जो कि अफ़गान का जनरल था और कंट्री पर काफ़ी टाइम इन्वेड करता है, यानी इंडिया पर काफ़ी बार इन्वेड करता है। Thus, the weak Mughal rulers were responsible for the rise of independent kingdom and inviting foreign invasion on the country। और यही जो मुगल रूलर थे उनकी वीकनेस के कारण ही यही रिस्पॉन्सिबल थे कि इंडिया में इंडिपेंडेंट किंगडम राइज हो गए और जो फॉरेनर थे वो आकर इंडिया पर आक्रमण करने लगे और ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश हो गए। नाउ रिलेशंस ऑफ द मुगल्स विद अदर रूलर्स। मुगल्स हैड सर्टेन aims in mind while establishing their relation with other ruler। क्या क्या उनके माइंड में था, फर्स्ट security of India। During the Mughal period, the Hindu Kush mountain were made the base and the main aim of these boundaries was to protect India from the foreign invader। India को security of India यानी इंडिया को foreign invader से बचा कर रखना। The Mughals maintained friendly relation with Iran। ईरान के साथ friendly relation थे। There is no doubt about it that sometimes there was confrontation between Iran and the Mughal on the issue of Kandahar। लेकिन कई बार कंधार को लेकर दोनों के बीच में कई बार लड़ाइयाँ भी हुई हैं। The Mughals openly repeated their demand to have the land, that is Fargana, Samarkand, etc. of their forefather, but they had never insisted over it seriously। हालांकि मुगल जो थे अपनी लैंड लेना चाहते थे कि ये हमारे एंसेस्टर की लैंड है, ठीक है, जो ईरान में आती है, लेकिन सीरियस नहीं थे, इस बात को लेके उन्हें सीरियसली कभी नहीं दिखाया। These things were simply mentioned because of political reasons, so that rising power of Central Asia might not pick up courage to proceed towards India, and they might always try protect their own empires from the Mughals। Politically maturity and strong frontiers of the Mughals always kept invaders away। और जो strong ability थी और strong फ्रंटियर थे जैसे हिंदकुश माउंटेन, इनसे मुगल जो थे इन्होंने इंडिया को फॉरेन इन्वेडर से बचा रखा था। सेकेंड इज पोसेशन ऑफ कंधार।
Another important aim of the Mughal foreign policy was to have a hold and a possession over Kandahar. कंधार को वापस लाना, कंधार को पोसेस करना, ये इनका दूसरा मेन एम था. It was due to two reasons. Firstly, without having possession of Kandahar, they could not kept Kabul under their possession. कंधार पर पोसेशन के बिना काबुल को पोसेस करना, काबुल को इन्वेड करना मुश्किल था. सेकेंड रीजन क्या था? कंधार वॉज सिचुएटेड ऑन दैट पैसेज विच लिंक्ड इंडिया विद ईरान एंड अदर कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया. दूसरा, कंधार जो था वो ऐसे रास्ते में आता था जो इंडिया को ईरान और बाकी अदर सेंट्रल एशिया की कंट्रीज से लिंक करता था, इसलिए वो चाहते थे कंधार को ऑक्यूपाई करना. इन दिस वे कंधार कॉन्टिन्यूसली एक्सचेंज डिफरेंट हैंड्स इन 1522, इन 1558, इन 1595, 1638 एंड 1649. इस तरीके से कंधार जो है कभी कोई उसको ऑक्यूपाई कर लेता था, कभी कोई एनेक्स कर लेता था. बाबर टुक पोसेशन ऑफ कंधार इन 1522 ड्यूरिंग अकबर अर्ली डेज. ईरान कैप्चर्ड इट बट अकबर रीकैप्चर्ड इट. और इस तरीके से कंधार को लेके हमेशा फाइट रहती थी बिटवीन द सेंट्रल एशिया कंट्रीज, ईरान एंड इंडिया. नाउ नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ कोएग्जिस्टेंस. The Mughals wished to be treated at par with the important Asian countries, while the Safavid rulers of Iran considered themselves supreme and true ancestor of Prophet Muhammad. On the other side, the Ottoman sultans of Turkey claimed themselves to be the true representative of the Khalifa of Baghdad. But the Mughal emperors never bound themselves to any religious consideration. Feeling of coexistence. मुगल क्या कहते थे कि मुगल जो हैं वो क्या हैं? सुप्रीम रिलीजियन यानी मुस्लिम्स में सबसे ऊपर हैं, ठीक है. दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद. और दूसरी तरफ जो ऑटोमन सुल्तान थे टर्की के, वो खुद को क्लेम करते थे कि दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा ऑफ बगदाद. तो इसमें हालांकि मुगल्स ने कभी इस चीज़ को मतलब अच्छे से कंसिडरेशन के साथ कभी भी इस चीज़ को नहीं बताया. नेक्स्ट इज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर इन एशिया. In the first half of the 15th century, after the fall of Timurid Empire, there emerged three dynasties of the Uzbeks, Safavids and the Ottomans of Turkey. The Uzbeks from the very beginning had enmity with the Mughals because they had forced the Mughal to vacate Samarkand and the adjoining areas. अब इन तीनों एम्पायर में, तीनों टिमुरिड एम्पायर जो थे यानी तिमूर के अंडर जो थे, कंट्रोल में थे, उसमें से उज्बेक जो थे उनका पहले से क्या चल रही थी, उनके बीच में जो मुगल हैं और उज्बेक्स हैं उनके पहले से ही उनके बीच में फाइट चल रही थी. क्यों? क्योंकि उज्बेक जो है वो मुगल को फोर्स कर रहे थे समरकंद को खाली करने के लिए एंड उसके आसपास का जो भी एरिया है उसको खाली करने के लिए. नाउ द उज्बेक्स वर क्वाइटली फ्रेंडली विद द तुर्क्स बिकॉज बोथ ऑफ देम वर स्टोन सुन्नीज व्हाइल सफाविद एम्पायर इन ईरान फॉलोड शियाज़म. अब उज्बेक्स जो थे उनके फ्रेंड रिलेशन थे किसके साथ? तुर्क के साथ. क्योंकि दोनों किसको फॉलो कर रहे थे? सुन्नीज कम्युनिटी को फॉलो कर रहे थे. लेकिन ईरान जो था वो कंप्लीटली पूरा किसको फॉलो कर रहा था? शियाज़म को. लेकिन अगर वो वॉर करते हैं, बट इफ दे हैड सक्सीड इन दिस, अगर वो वॉर करते हैं, जीत जाते हैं, तो क्या होता? सेंट्रल एशिया में बैलेंस इम्पावर हो जाती. सो अंडर कंपल्शन द मुगल्स हैड टू सपोर्ट ईरान थो दे हैड डिफरेंस विद हर ओवर द क्वेश्चन ऑफ कंधार. इसीलिए मुगल को ना चाहते हुए भी, क्योंकि कंधार को लेकर पहले से ही उनके साथ ईरान के साथ फाइट चल रही थी, तो ना चाहते हुए भी मुगल को सपोर्ट करना पड़ा ईरान को. फाइन. Now next is trade interest. That is, the Mughals' political relations with Central Asia might have been of any type, but they have never allowed their trade relation to get spoiled. अब मुगल के साथ पॉलिटिकल रिलेशन सेंट्रल एशिया के साथ कैसे भी रहे हों, लेकिन उनके ट्रेड रिलेशन जो है वो कभी खराब नहीं हुए. The Mughals made many efforts to increase their economic and commercial relation with these countries. और मुगल्स ने काफ़ी कोशिशें की ताकि उनके ट्रेड रिलेशन जो हैं अच्छे रहें. Kabul and Kandahar were main door for the trade between India and the Central Asian countries. काबुल और कंधार जो थे ये दो मेन गेटवे थे फॉर द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, क्योंकि काबुल और कंधार से ही होकर जाना पड़ता था ट्रेडिंग के लिए.
whether their political relations with Iran or any other country get spoiled, the Mughals never put any hindrance in the way of their trade relation with these countries. अब political के दोनों के बीच में कितने ही इशू क्यों ना आए हों, लेकिन मुगल ने कभी भी अपने ट्रेड रिलेशन को अफेक्ट होने नहीं दिया. The Mughals knew very well that the real progress of the country lay in the better economic position of the country. क्योंकि मुगल्स को पता था कि जो रियल प्रोग्रेस है कंट्री की वो कैसे होगी जब कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली ग्रोथ करेगी. हैप्पीनेस ऑफ द पीपल मेनली डिपेंड्स अपॉन देयर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी. क्योंकि लोगों की खुशी भी कैसे है जब वो इकोनॉमिकली, जब वो फाइनेंशियली क्या रहेंगे, प्रोस्पेर रहेंगे. सो दिस इज द चैप्टर. नाउ लेट्स रिकॉल द चैप्टर. Babur, the ruler of Kabul, invaded India in 1526 CE and defeated Ibrahim Lodi and founded Mughal rule in India. Second is Humayun succeeded Babur in 1530. He had to consolidate the kingdom and deal with his brothers and keep the Rajputs, the Afghans and the ruler of Gujarat in check. Now next is Humayun's main rival was Sher Shah Suri, the Afghan ruler. The Afghan king Sher Shah defeated Humayun at Chausa in 1539 and Kannauj in 1540. Thereafter, the throne of Delhi passed into the hands of the Afghans, and some years after the death of Sher Shah, Humayun regained his throne. Now next is Akbar ascended the throne in 1556 and he expanded and consolidated the empire. He was friendly towards the Rajputs. Next is Akbar brought about several reforms in civil and military administration. He followed in policy of religious tolerance. Next is Shah Jahan succeeded Jahangir and he suppressed many revolts and conquered more regions. So this is the chapter bache. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.